नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार हिंदी के अंतर्गत। रोजगार समाचार चैनल के माध्यम से आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं रोजाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें अभी और अपने मित्रों में जरूर शेयर कर लें। चलिए चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, गुप्त काल के समय में राजकीय कानून किसे माना जाता था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी पाराशर स्मृति या डी व्यास स्मृति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, याज्ञवल्क्य स्मृति को गुप्तकालीन राजकीय कानून माना जाता था। प्रश्न नंबर 2, श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? ऑप्शन ए स्थलबाहु, बी भद्रबाहु, सी ऋषभदेव, डी महावीर स्वामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर का विकास हुआ था। आपको बता दें, जैन धर्म में दो प्रमुख पंथ होते हैं, एक होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और इस पंथ का जो विकास हुआ था स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ था, जबकि दिगंबर पंथी वे होते हैं जो वस्त्रहीन रहते हैं, यानी वो कोई भी कपड़ा नहीं पहनते। इस पंथ का जो विकास है या नेतृत्व है भद्रबाहु ने किया था। प्रश्न नंबर 3, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी पटना, डी अलवर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्जैन शहर को प्राचीन काल में अवंती के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए बाइस्ट्रोफिडन, ऑप्शन बी चित्रित लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बाइस्ट्रोफिडन थी। इस लिपि में दो क्रमागत पंक्तियों लाइनों में पहली में दाएं से बाएं लिखा जाता था और अगली पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता था। प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया, ऑप्शन बी उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ऑप्शन सी उन्होंने न तो भगवान के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और न ही नकारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्होंने यानी गौतम बुद्ध ने न तो पूर्ण रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और न ही नकारा था। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी डेमोस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय आया था। यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए वह आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। प्रश्न नंबर 7, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस काल में फली फूली? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी शुंग काल, ऑप्शन डी सातवाहन काल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य प्रशासन की जो अवधारणा थी मौर्य काल में फली फूली थी। इसमें पूरे राष्ट्र को अनेक राज्यों में बांटा गया था, तभी से राज्य प्रशासन की सुनिश्चित अवधारणा को बल मिला था। प्रश्न नंबर 8, अशोक के बौद्ध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए 8वें में, 6ठे में, सी 7वें में,
ऑप्शन डी 8वें में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। 8वें अभिलेख में अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 9, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में, ऑप्शन बी आयहोल अभिलेख में, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन डी हनुमकोंडा अभिलेख में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। कालिदास का नाम आयहोल अभिलेख में उपलब्ध है। आयहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। वह जैन मता अनुयायी था और उसने 610 ईस्वी से लेकर 642 तक राज्य किया था। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था, जिसमें कन्नड़ भाषा भी शामिल थी। इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र मिलता है। प्रश्न नंबर 10, अशोक ने किस अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई थी? ऑप्शन ए शिलालेख 3, ऑप्शन बी शिलालेख 4, ऑप्शन सी शिलालेख 1, ऑप्शन डी शिलालेख 5। तो सही उत्तर है अशोक ने शिलालेख 1 के द्वारा पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई और दूसरे अभिलेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 11, विष का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 वंश, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी जातीयता। तो सही उत्तर है विष का अर्थ होता है वंश। ऑप्शन ए सही है। ऋग्वैदिक युग के दौरान परिवार एक बड़ा समूह का हिस्सा था, जिसे विष या कबीले कहा जाता था। एक या एक से अधिक कुलों ने जन या गोत्र बनाए थे। सबसे बड़ी सामाजिक इकाई जन के नाम से जानी जाती थी। प्रश्न नंबर 12, जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। तो आपको बता दें जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी थे। उनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव थे और 22वें अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। दिल्ली का लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है। विशाखादत्त कृत्य नाटक दर्पण के अनुसार यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विजयोल्लास में बनवाया था, यानी अपने विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। यहाँ जो लौह स्तंभ बना हुआ है 98% लोहे का बना है, लेकिन इसमें 1600 साल से अभी तक जंग नहीं लग पाई है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल ने इस बात का प्रमाण दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानवरों के प्रति जागरूक थे? ऑप्शन ए कांगेडोर, बी सुरकोटदा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो सही उत्तर है लोथल, ऑप्शन सी। लोथल के लोग ज्वार भाटे से परिचित थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और इसे ही बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 15, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में स्थित थी? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी जयपुर में स्थित थी। विराटनगर आज जयपुर के पास स्थित है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। प्रश्न नंबर 16, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? ऑप्शन ए सैन, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चालुक्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। सैन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। सैन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी और
यह 11वीं और 12वीं शताब्दी में फला फूला था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर की गई? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कुषाण। तो आपको बता दें कुषाण वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर की गई थी। कोई भी अभिलेख न होने के कारण कुषाण वंश की जो जान पहचान या फिर जानकारी केवल सिक्कों के आधार पर मिली थी। प्रश्न नंबर 18, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने अपनी जो राजधानी है तक्षशिला को बनाया था। मिनांडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्रश्न नंबर 19, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए डायमाइकस, ऑप्शन बी डेमोट्रस, ऑप्शन सी मैगस्थनीज, ऑप्शन डी हुएनसांग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत डायमाइकस था। सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने डायमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्रश्न नंबर 20, कर्मकांडीय नीतिसार की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी गुप्त वंश के काल में कर्मकांडीय नीतिसार की रचना हुई थी। कर्मकांडीय नीतिसार की रचना गुप्त काल में हुई। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिंबिसार की त्रिआयामी नीति का हिस्सा था? 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा है मजबूत शासकों से दोस्ती, तीसरा है कमजोर पड़ोसियों पर विजय। तो इसके आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चयन करना है। केवल ए सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही है। जो ऊपर दिए गए तीनों कठिन है, वैवाहिक संबंध, मजबूत शासकों से दोस्ती, कमजोर पड़ोसियों पर विजय, ये तीनों ही सही हैं। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रणनीति बिंबिसार की त्रिआयामी नीति का हिस्सा थी। वैवाहिक संबंध, मजबूत शासकों से दोस्ती और कमजोर पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन वत्स्य महाजनपद का राजा? ऑप्शन ए विराट, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अवंतीपुर, ऑप्शन डी प्रद्योत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। उदयन वत्स्य महाजनपद का राजा था। उदयन वत्स्य महाजनपद का राजा था। 3 संस्कृत नाटकों में इससे संबंधित हैं, जैसे जिन्हें भाषा, प्रियदर्शिका और हर्ष द्वारा लिखा गया था। ये तीनों रत्नावली द्वारा लिखित स्वप्नवास वदत्त के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, अधिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? ऑप्शन ए अशुघोष, बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। मोगलीपुत्र तिस ने अधिधम्म में कथा वस्तु के बारे में लिखा था। मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी उन्हें माना जाता है। प्रश्न नंबर 24, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस, ऑप्शन डी अशुघोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को बना गया था। प्रश्न नंबर 25, किस सातवाहन राजा ने प्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए सतकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन डी हाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। सतकर्णी प्रथम ने सातवाहन राजा था।
सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज करने वाले प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इसका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनाडर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तक्षशिला में। प्रश्न नंबर 27, अशोक के अपने शिलालेख किस क्षेत्र के कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी देती है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी भाबरू? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुम्बिनी के शिलालेख अशोक द्वारा कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी देते हैं। अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था और केवल 1/8वां हिस्सा करयोग के रूप में घोषित किया था। इसका तथ्य वर्णन लिगिंवा और रुमनदेई के शिलालेखों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगृह? तो सही उत्तर है ए, प्रथम द्वितीय जो जैन संगति थी वो वल्लभी में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी। इसमें 12 अंग और उपांगों की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 29, चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पुलकेशिन द्वितीय, बी पुलकेशिन प्रथम, सी विष्णुवर्धन, डी कीर्तिवर्धन? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। वातापी आधुनिक बादामी को अपना राजधानी या अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 30, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 6ठे में, ऑप्शन बी 7वें में, ऑप्शन 8वें शिलालेख में, ऑप्शन डी 9वें में? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9वें शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के 9वां शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें पांड्य, चोल आदि राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में कौन ग्रामीणों द्वारा किए गए 10 अपराधों के लिए वसूले गए जुर्माने को संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 पिंडिका, ऑप्शन 2 बी उद्रंग, ऑप्शन सी 10 अपराधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 अपराधी। 10 अपराध का अर्थ होता है जुर्माने से। जो ग्रामीणों के द्वारा दिए गए या किए गए 10 अपराधों के लिए उनसे वसूला जाता था। उन अपराधों में राजा के आदेशों की अवज्ञा, एक महिला की हत्या, जातियों का मिश्रण, व्यभिचार, चोरी, अश्लीलता या हमले आदि शामिल थे। प्रश्न नंबर 32, सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? ऑप्शन ए कुमार भट्ट, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी गौतम? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी। कपिल प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथों में से अलग अलग व्यक्तियों का दिया गया नाम है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हिंदू दर्शन के सांख्य स्कूल के संस्थापक हैं। सांख्य प्रसिद्धि के कपिल को एक वैदिक ऋषि भी माना जाता है, जिनका अनुमान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। ऑप्शन प्रश्न नंबर 33, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन डी गुप्त राजा समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं में शिव मंदिर का निर्माण कराया था।
महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जैसा कि कन्नड़ शिलालेखों में प्रमाण मिलता है। यह 34 मंदिरों और मठों में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से एलोरा के गुफाओं में जाना जाता है। यह एक चट्टान को तराशकर बनाया गया महापाषाण मंदिर है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा राजा ध्रुव द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन कथन दिए गए हैं, दो कथन। नागभट्ट द्वितीय, दूसरा है धर्मपाल। तो नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से सही को चयन करना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो एक सही है और न ही दूसरा। तो सही उत्तर है यहाँ पर दिए गए कथन दोनों सही हैं, 1 और 2। ध्रुव के शासन के दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार एक साम्राज्य के रूप में हुआ, जिसमें कावेरी नदी और मध्य भारत के बीच सभी क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने कन्नौज में सफल अभियानों का नेतृत्व किया और राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया था। उसने बंगाल के पालों यानी धर्मपाल को भी हरा दिया था। प्रश्न नंबर 35, विक्रमादित्य सिक्स्थ इनमें से किस वर्ष सत्ता में आया था? ऑप्शन 1 1056 ईस्वी, ऑप्शन बी 1066 ईस्वी, 1076 ईस्वी, ऑप्शन डी 1086 ईस्वी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। विक्रमादित्य जो छठा था वो 1076 ईस्वी में सत्ता में आया था। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, चोलों से पराजित होने के बाद में विक्रमादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को सिंहासन पर बहाल करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने 1076 ईस्वी में स्वयं विक्रमादित्य छठवें के रूप में राजा बनने का फैसला किया था। प्रश्न नंबर 36, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन 1 कुमारगुप्त, ऑप्शन बी पुरुगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को आमतौर पर गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक या अंतिम राजा के रूप में मान्यता दी जाती है। उनका शासनकाल 10 वर्षों तक चला था। महान गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना श्री गुप्त द्वितीय ने की थी और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम जैसे महान राजाओं ने इस वंश में शासन किया था। प्रश्न नंबर 37, राजमल्ला की उपाधि किस चालुक्य राजा ने स्वीकार की थी? ऑप्शन 1 पुलकेशिन द्वितीय, बी विक्रमादित्य प्रथम, सी विनयदित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य प्रथम ने राजमल्ला की उपाधि चालुक्य, जो कि एक चालुक्य राजा था, उन्होंने स्वीकार की थी। विक्रमादित्य ने 655 से 680 तक शासन किया था। विक्रमादित्य प्रथम ने राजमल्ला की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मल्लों का शासक। उसने चेरों, चोल और पांड्यों को भी हराया था। प्रश्न नंबर 38, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संगम काल के दौरान अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्यापारियों से पारगमन शुल्क लिया जाता था। ऑप्शन बी युद्ध की लूट और लूट के साथ अधीनस्थ प्रमुखों से श्रद्धांजलि राजस्व के मुख्य स्रोत थे। इन दोनों कथनों के आधार पर जो नीचे दिए गए कोड हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा है दोनों कथन 1 और 2 सही हैं, चौथा यानी डी न तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है।
संगम काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए व्यापारियों से पारगमन शुल्क लिया जाता था। राजस्व का मुख्य स्रोत युद्ध की लूट और लूट के साथ साथ अधीनस्थ प्रमुखों से श्रद्धांजलि जो राजस्व था वो वसूला जाता था। प्रश्न नंबर 39, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? पहला है 263 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 232 ईसा पूर्व, डी 240 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध था वो लड़ा गया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के बीच अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था, जो कि वर्तमान भारतीय राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के तट पर स्थित एक सामंती राज्य था। यहाँ अशोक के अभिलेखों के आधार पर यह स्थापित किया जाता है कि 262 से 61 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया। कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन पर बैठने के बाद लड़ा गया था। एक प्रमुख और एकमात्र युद्ध भारत के इतिहास में सबसे बड़ी और खूनी लड़ाइयों में से एक थी। प्रश्न नंबर 40, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए मारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के राजकवि थे। कालिदास एक शास्त्रीय संगीत लेखक थे, जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का महान कवि और नाटककार माना जाता है। उनके नाटक और कविता मुख्य रूप से वेदों, रामायण, महाभारत, पुराणों पर आधारित थे। कालिदास विक्रमादित्य नामक राजा के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। आमतौर पर महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ उनका नाता जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 41, सौराष्ट्र यानी गुजरात में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए कौन सा शासक जिम्मेदार था? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी मोगा, ऑप्शन सी अजीज, ऑप्शन डी नाहपना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन सौराष्ट्र या गुजरात में सिंचाई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला था। शक शासक रुद्रदामन ने सौराष्ट्र में महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों के लिए जिम्मेदार कार्य किए। उनकी सैन्य उपलब्धियां उनके क्षेत्रों, उनके कई व्यक्तिगत गुणों को 150वीं ईस्वी में लिखा प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख में उजागर किया गया है। यह संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला शिलालेख है। तो जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। तो जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत लिपि में या भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 42, शंकर निम्न में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए अद्वैत दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी धर्म दर्शन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो शंकर हैं वो अद्वैत दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में कौन से 3 मंदिर ऐहोल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हैं? तो 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है लाद खान मंदिर, दूसरा है दुर्गा मंदिर, तीसरा है ऊंची मल्लीगुड़ी मंदिर। तो इनमें तीनों कथनों के आधार पर जो नीचे दिए गए कथन हैं या विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि चालुक्य शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला का विकास बहुत जोरों पर हुआ। अकेले ऐहोल में 70 मंदिर बनाए गए। ऐहोल के अलावा बादामी, पट्टाडकल में भी मंदिर बनाए गए। ऐहोल में 3 विशेष मंदिर मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं लाद खान मंदिर, दुर्गा मंदिर और
उचीमल्लीगुडी मंदिर। प्रश्न नंबर 44, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन 1 समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर है चीनी यात्री फाहियान जो था, फाहियान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। उसने सी यू की पुस्तक लिखी और उस समय की राजनीति और सामाजिक स्थिति का उसमें वर्णन किया। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस राजा को विष्णुवर्धन तृतीय का उत्तराधिकारी बनाया गया? ऑप्शन 1 जयसिम्हा प्रथम, ऑप्शन बी जयसिम्हा द्वितीय, ऑप्शन सी विजयादित्य प्रथम, ऑप्शन डी भीम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विजयादित्य प्रथम को विष्णुवर्धन तृतीय राजा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। विष्णुवर्धन तृतीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र विजयादित्य प्रथम ने सिंहासन को संभाला या उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने लगभग 746 से 76 ईस्वी सन तक शासन किया। 776 ईस्वी सन तक शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान बादामी के पश्चिमी चालुक्यों को राष्ट्रकूटों द्वारा उखाड़ फेंका गया था। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से किस राजा को नल राजा भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा? ऑप्शन 1 नरेंद्र सेन, ऑप्शन बी पृथ्वीसेन प्रथम, ऑप्शन सी रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन डी प्रवरसेन द्वितीय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन सिंहासन पर बैठा। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत और अंत दोनों में नल राजा भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना किया। कुछ विजय प्राप्त की, लेकिन नलों के कड़े विरोध के कारण विरोधों का उनको सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 47, बाद के चालुक्य राजा टैला तृतीय ने निम्न में से किस काल में शासन किया था? ऑप्शन 1 1141 से 1153 ईस्वी, ऑप्शन बी 1151 से 1163 ईस्वी, ऑप्शन सी 1161 से 1173 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टैला तृतीय ने 1151 से 1163 ईस्वी तक शासन किया था, लेकिन उसे काकतीय आक्रमणकारी प्रोया द्वितीय ने पकड़ लिया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन घरेलू परेशानियों के कारण वे कमजोर हो गए थे। प्रश्न नंबर 48, बादामी से पल्लवों को पराजित करने के बाद निम्न में से कौन पुलकेशिन द्वितीय का उत्तराधिकारी बना? पहला है कीर्तिमान वर्मन, दूसरा विक्रमादित्य प्रथम, सी विक्रमादित्य द्वितीय, डी विक्रमा या विनयदित्य प्रथम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रमादित्य प्रथम। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लवों को बादामी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की और पूरे राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसने न केवल लगातार पल्लव शासकों को हराया, बल्कि उनकी राजधानी कांची पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 49, निम्न में से किस पाल शासक के अधीन बंगाल उत्तरी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा? ऑप्शन 1 गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाला, ऑप्शन डी महीपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मपाल के नेतृत्व में। धर्मपाल के शासन में बंगाल उत्तरी भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। धर्मपाल ने एक महान गौड़ साम्राज्य की नींव रखने के लिए शशांक के सपने को पूरा किया। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम पट्टरक और महाराजाधिराज जैसी शाही उपाधियों को धारण किया या अपनाया था। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन
वाकाटक शासक देवसेना का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन 1 हरिसेन, ऑप्शन बी विद्याशक्ति द्वितीय, ऑप्शन सी प्रवरसेन द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है देवसेन सेनासुख ने जीने वाला शासक था, वह हरिसेन द्वारा सफल हुआ था और इस वत्सगुल्मा शाखा या रेखा के सबसे योग्य और महान शासक था। उसने कुंतला, अवंती, कलिंग, कौशल, कोंकण, आंध्र पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। प्राचीन भारतीय इतिहास पर आधारित हमने 50 इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना था। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों से संबंधित सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार और लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।